जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जो कि क्या है बेटा, अभिक्रिया भागफल। अभिक्रिया भागफल जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रिएक्शन कोशेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बेटा हमें आगे के टॉपिक समझने में भी बहुत सारी मदद करेगा और साथ में इसके डायरेक्ट प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो अभिक्रिया भागफल होता क्या है बेटा, तो मैं आपको बता दूं, अभिक्रिया भागफल को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? क्यू से। अब ये क्यू है क्या, चलिए समझते हैं। मान करके चलिए मेरे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है N1A धन N2B, और बेटा ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया के द्वारा बना रहा है N3C धन N4D। अब ये जलीय विलयन भी हो सकता है या गैसीय भी हो सकता है ना। तो इसके लिए हम क्या लिखें? सबसे पहले इसके लिए हम लिखते हैं बच्चों KEQ, साम्यावस्था स्थिरांक। साम्यावस्था स्थिरांक है ना KEQ। तो अगर गैस होगा तो इसको हम दो रूप में लिखेंगे, KP तथा KC। और अगर बच्चों ये केवल जलीय विलयन रहा तो KC लिखेंगे। मैं तो KEQ लिख रहा हूं, आप समझ जाओ, बात एक ही होगी। KP के लिए भी ये हो सकता है और KC के लिए भी। तो क्या होगा, साम्यावस्था स्थिरांक का सूत्र हमने पढ़ा है, C की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता, और सामने जो संख्या आएगी वो घात में जाएगी। ऐसे ही बच्चों D की सांद्रता और सामने जो संख्या N4 है वो भी इसकी घात में जाएगी, बटे बटे में क्या जाएगा, अभिकारकों की सांद्रता। अब अभिकारक कौन कौन है? A और B। तो चलिए इनको भी लिखेंगे, A की सांद्रता और घातांक क्या होगा N1, और B की सांद्रता घातांक क्या होगा N2। ठीक है ना। तो इस तरह से ये कहलाता है अपना क्या, साम्यावस्था स्थिरांक। ये क्या कहलाएगा? साम्यावस्था स्थिरांक। तो इसे, इस जो गणितीय निरूपण है ये वाला कि उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, इसे बच्चों हम कहते हैं क्या, साम्यावस्था स्थिरांक। अब मेरा एक सवाल है आपसे, वो ये है कि साम्यावस्था स्थिरांक किसी खास स्थिति में परिभाषित किया जाता है या बच्चों अभिक्रिया किसी भी स्थिति में हो तो भी इसे हम परिभाषित कर सकते हैं? तो कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा कि सर साम्यावस्था स्थिरांक केवल हम साम्यावस्था में ही परिभाषित करेंगे, यानी कि जब मेरी रासायनिक अभिक्रिया केवल और केवल साम्यावस्था में होगी तभी इसका कोई मतलब है, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। यानी मैं बड़े आराम से ये बात लिख सकता हूं कि ये जो साम्यावस्था स्थिरांक है केवल कब परिभाषित होगा बेटा, कब इसको हम लिख सकते हैं? केवल साम्यावस्था के लिए। अगर साम्यावस्था नहीं है तो इसको हम बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना। साम्यावस्था के लिए अगर साम्यावस्था नहीं है तो हम इसे इस तरह से लिख नहीं सकते हैं। तो फिर कैसे लिखेंगे सर, क्या करेंगे? तो बच्चों ये जो गणितीय निरूपण है, ये जो सूत्र है, इसे ही हम अभिक्रिया भागफल कहते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? ये जो सूत्र है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं साम्यावस्था स्थिरांक। लेकिन कब? जब अभिक्रिया साम्यावस्था में हो। और अगर बच्चों यही सूत्र है लेकिन अभिक्रिया साम्यावस्था में नहीं है तो इसे ही हम कहते हैं क्या, अभिक्रिया भागफल। तो चलिए देखते हैं अभिक्रिया भागफल यानी कि Q क्या होगा। तो कोई परिवर्तन तो आएगा नहीं, सीधे सीधे Q बराबर क्या लिखेंगे, C की सांद्रता की घात N3, D की सांद्रता की घात N4 बटे A की सांद्रता की घात N1 और B की सांद्रता की घात N2। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। और बच्चों इसे मैं बोलूंगा क्या, अभिक्रिया भागफल। इसे ही हम बोलेंगे क्या, अभिक्रिया भागफल। और ये कब परिभाषित होगा? तो मैं बोलूंगा कि सर अभिक्रिया साम्यावस्था में ना हो तो इसे हम परिभाषित करेंगे, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अभिक्रिया साम्यावस्था में हो चाहे ना हो इसे हम हमेशा परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम बिल्कुल बड़े आराम से लिख देंगे बेटा कि अभिक्रिया की सभी परिस्थितियों के लिए, अभिक्रिया की प्रत्येक स्थिति के लिए, प्रत्येक स्थिति मतलब कि वो साम्यावस्था में है या नहीं है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, के लिए। तो अभिक्रिया भागफल की अगर मैं परिभाषा लिखना चाहूं मान लो तो क्या लिखूंगा, हम लिखेंगे साम्यावस्था स्थिरांक का गणितीय निरूपण ही अभिक्रिया भागफल कहलाता है जब अभिक्रिया साम्यावस्था में ना हो, ठीक है। तो चलिए इसे मैं लिख देता हूं बच्चों ताकि अपने प्रॉपर नोट्स बन जाए। बाकी परिभाषा याद करने का कोई फायदा नहीं है, आपको तो याद ये रखना है कि साम्यावस्था स्थिरांक क्या है, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। कब?
जब अभिक्रिया साम्यावस्था में हो। लेकिन बच्चों यदि अभिक्रिया साम्यावस्था में नहीं है तो इसे हम लिखेंगे क्या, Q। फिर हम इसे अभिक्रिया भागफल बोलते हैं और इसे बच्चों फिर हम Q लिखते हैं, सेम वही उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। तो हम बोलेंगे कि साम्यावस्था स्थिरांक, साम्यावस्था स्थिरांक का गणितीय निरूपण, गणितीय निरूपण ही क्या कहलाता है बेटा, ही अभिक्रिया भागफल कहलाता है। अभिक्रिया भागफल कहलाता है, लेकिन कब, यदि, कहलाता है यदि अभिक्रिया साम्यावस्था में ना हो, साम्यावस्था में ना हो। तो इस तरीके से बच्चों हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। परिभाषा का कोई महत्व तो नहीं है, बस आपको तो ध्यान रखना है कि जो साम्यावस्था स्थिरांक का सूत्र है उसे ही अभिक्रिया भागफल बोलेंगे। और अभिक्रिया भागफल कब परिभाषित करेंगे, जब अभिक्रिया साम्यावस्था में ना हो, और अगर साम्यावस्था में हो तो उसी को साम्यावस्था स्थिरांक के EQ लिखा करेंगे। चलिए अब एक और बहुत अच्छी बात इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, वो ये है बेटा कि अभी हमने पढ़ा था साम्यावस्था स्थिरांक को ब्रह्मा जी का वरदान है कि ये तो केवल और केवल ताप पर निर्भर करेगा, ना ये सांद्रता पर निर्भर करेगा, ना दाब पर, ना और किसी कारक पर। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, जो हमारा अभिक्रिया भागफल है ये सभी कारकों पर निर्भर करेगा, यानी कि सांद्रता पर भी, दाब पर भी, ताप पर भी और आयतन पर भी, इसके अलावा अक्रिय गैस मिलाने पर भी। यानी कि क्या होगा, लिखते हैं इस बात को हम, अभिक्रिया भागफल और साम्यावस्था स्थिरांक में फर्क भी बता देंगे हम, अंतर भी बता देंगे बेटा। पहले मैं लिख रहा हूं साम्यावस्था स्थिरांक, साम्यावस्था स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, केवल और केवल ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। जबकि, जबकि क्या, अभिक्रिया भागफल, अभिक्रिया भागफल किस किस पर निर्भर करेगा बेटा, ताप, दाब, सांद्रता और सभी कारकों पर निर्भर करता है, सभी कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है ना। तो ये एक बात है जो अभिक्रिया भागफल और साम्यावस्था स्थिरांक में अंतर भी हमें बताती है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, एक बात मैं यहां पर करना चाह रहा हूं आपसे, क्या, अभिक्रिया भागफल के उपयोग, अभिक्रिया भागफल आखिर हम पढ़ क्यों रहे सर, भागफल के उपयोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और यही बात है जिसके कारण इसे हम पढ़ रहे हैं। वो ये है बच्चों कि अभिक्रिया भागफल का मान यानी Q का मान साम्यावस्था स्थिरांक से अधिक है या कम है, इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि अभिक्रिया अग्र दिशा में हो रही है कि पश्चिम दिशा में हो रही है। यानी इसका जो मुख्य उपयोग है वो एक ही है बच्चों, वो भी क्या है, वो ये है कि अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की दिशा बताने में, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की, अभिक्रिया की दिशा बताने में। तो इससे हम कैसे अभिक्रिया की दिशा बता सकते हैं, अभिक्रिया भागफल के मान के आधार पर, चलिए देखते हैं। तो बेटा पहली बात, दिशा बताने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अभिक्रिया भागफल और साम्यावस्था स्थिरांक के मान में क्या संबंध है। यदि यदि अभिक्रिया भागफल यानी Q का मान बराबर रहा साम्यावस्था स्थिरांक के,
ठीक है, तो क्या होगा बेटा, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं अगर ये दोनों बराबर, तो देख भाई साम्यावस्था स्थिरांक जो है वो केवल साम्यावस्था पर है और Q का मान उसी के बराबर है, यानी हम बोल सकते हैं कि तो अभिक्रिया साम्यावस्था में होगी, अभिक्रिया साम्यावस्था में होगी। तो कभी भी बच्चों अगर साम्यावस्था स्थिरांक का मान और अभिक्रिया भागफल का मान बराबर है तो अभिक्रिया साम्यावस्था में होगी। बढ़िया है, याद रखने लायक बात है, नोट करते चलेंगे साथ साथ आप लोग। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि यदि मान के चलो अभिक्रिया भागफल का मान अधिक है, किससे, साम्यावस्था स्थिरांक से, Q का मान अधिक है, ठीक है। अब बच्चों ये बात तो पक्की है कि साम्यावस्था स्थिरांक से अधिक है Q का मान या कम है, तो ये तो बात पक्की कि साम्यावस्था तो नहीं है सर। साम्यावस्था नहीं है मतलब यह है कि या तो अभिक्रिया अग्र दिशा में ज्यादा तेजी से हो रही है या तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में ज्यादा तेजी से हो रही है। तो कभी भी अभिक्रिया किस दिशा में ज्यादा तेजी से होती है यह बात आप ध्यान रखिए, अभिक्रिया बच्चों उस दिशा में ज्यादा तेजी से होती है जहां वह साम्य स्थापित कर सके, यानी जहां Q का मान साम्यावस्था स्थिरांक के बराबर आ सके। यानी कि Q चाहता है, क्योंकि ये आदत है, Q चाहता है बेटा कि उसका मान साम्यावस्था स्थिरांक के बराबर हो। अभी हमने देखा कि Q बराबर क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। अब हम बोल रहे हैं क्या कि आपका जो Q है ये चाह रहा है कि काश मैं KEQ के बराबर हो जाऊं, मतलब साम्यावस्था स्थिरांक के बराबर हो जाऊं, मतलब बच्चों साम्यावस्था स्थापित कर लूं। साम्यावस्था स्थापित करना चाहता है ये, यानी कि Q अधिक है तो ये खुद के मान को क्या करना चाहेगा बेटा, घटाना चाहेगा। तो क्या होगा, Q अपने मान को घटाना चाहेगा, ठीक है। सारी चीजों के लॉजिक से समझो बेटा, रटने की कोई जरूरत नहीं होगी, ये सब चीजें कितना रटोगे आप लोग। तो Q अपने मान को घटाना चाह रहा है, क्यों घटाना चाह रहा है सर, क्योंकि वो साम्यावस्था स्थिरांक से अधिक है और अभिक्रिया स्वभाव है कि वो उसी दिशा में जाएगी जिस दिशा में फिर से साम्य बन जाए। तो ये बेटा फिर से साम्य बनाना चाह रहा है, यानी Q का मान KEQ के बराबर होना चाह रहा है और Q अपने मान को घटाना चाह रहा है। अब सोचो बेटा, सोचो 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 कि Q का मान कैसे घटेगा। तो बड़े आराम से मेरे बालक कह सकते हैं कि सर Q का मान घटाना है तो ऊपर वाली वैल्यू घटाओ और नीचे वाली वैल्यू बढ़ाओ। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, अगर मुझे Q का मान घटाना है तो ऊपर वाली वैल्यू को घटाना चाहिए और नीचे वाली वैल्यू को बढ़ाना चाहिए। मतलब बेटा उत्पाद का सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता कम हो, अभिकारक की सांद्रता बढ़े। उत्पाद की सांद्रता कम हो, अभिकारक की सांद्रता बढ़े, मतलब बेटा अग्र अभिक्रिया होगी या पश्च अभिक्रिया होगी। तो बड़े आराम से आप बोल दोगे सर उत्पाद की सांद्रता घट रही है, मतलब उत्पाद काय में बदल रहा है, अभिकारक में, मतलब कि पश्च अभिक्रिया होगी। तो बड़े आराम से मेरे बालक कह देंगे कि सर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में संपन्न होगी या आगे बढ़ेगी, अभिक्रिया पश्चिम दिशा में, बैकवर्ड दिशा में है ना, पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगी। ठीक है बेटा, मतलब कि पश्चिम अभिक्रिया की दर अधिक होगी किससे, अग्र अभिक्रिया से, ठीक है ना। पश्च अभिक्रिया यानी बैकवर्ड रिएक्शन की दर अधिक होगी अग्र अभिक्रिया यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की दर से। ठीक है, आता है बेटा समझ में। तो दो बातें हमने कर ली, क्या क्या, अगर अभिक्रिया भागफल का मान साम्यावस्था स्थिरांक के बराबर हो तो अभिक्रिया साम्यावस्था में होगी, अगर अभिक्रिया भागफल का मान साम्यावस्था स्थिरांक से अधिक हो तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में होगी। अब तीसरी बात भी हम कर ही लेते हैं। तीसरी बात यह है कि यदि कभी ऐसा देखने को मिला कि Q का मान कम है, किससे बेटा, साम्यावस्था स्थिरांक से, Q का मान कम है और मैंने आपको अब भी बताया क्या Q क्या चाहता है, Q चाहता है कि सर Q चाहता है वो अपने मान को साम्यावस्था स्थिरांक के बराबर कर ले। Q अपने मान को साम्यावस्था स्थिरांक के बराबर करना चाहता है, यानी कि वो साम्यावस्था बनाना चाहता है। तो अभी देखो Q का मान कैसा है बेटा, कम, ये बराबर करना चाह रहा है खुद को साम्यावस्था स्थिरांक के, यानी कि इसे खुद की मान को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इस बार Q क्या करेगा, तो मेरे बालक बड़े आराम से ये बात बोल देंगे, Q अपने मान को बढ़ाएगा, Q अपने मान को बढ़ाएगा। तो बच्चों
कैसे बढ़ाएगा अब हम ये देखना चाहेंगे। बढ़ा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए Q का सूत्र क्या पढ़े हमने, Q का सूत्र तो वही है जो साम्यावस्था स्थिरांक का था, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। ये तो हो गया सर Q का मान। अब हम क्या बोल रहे हैं भाई साहब, तो भाई साहब अब हम बोल रहे हैं कि Q खुद के मान को बढ़ाना चाहेगा। कैसे बढ़ाएगा सर, बड़े आराम से आप कह सकते हो कि ये ऊपर वाली वैल्यू को बढ़ाएगा, नीचे वाली वैल्यू को घटाएगा, तो अपने आप Q का मान बढ़ जाएगा और बढ़ते बढ़ते एक न एक दिन Q का मान साम्यावस्था स्थिरांक के बराबर हो जाएगा और साम्य स्थापित हो जाएगा। बढ़िया है बेटा। तो चलिए देखते हैं इससे क्या शिक्षा प्राप्त होती है। तो इससे बच्चों हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि Q क्या कर रहा है, उत्पाद के सांद्रता को बढ़ा रहा है, अभिकारक घट रहा है, अभिकारक घट रहा है, उत्पाद बढ़ रहा है, उत्पाद बढ़ रहा है, मतलब कि अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है, यानी बेटा अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी। तो इससे बड़े आराम से हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया अग्र दिशा में आगे बढ़ेगी, अग्र दिशा में आगे बढ़ेगी। और इस प्रकार से आप Q और साम्यावस्था स्थिरांक के मानों के बीच में अंतर देख करके बता सकते हो कि अग्र दिशा में जाएगी या पश्चिम दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में आगे बढ़ेगी। और इस बात का उपयोग बेटा हम बहुत ज्यादा करेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम लीसा तेलिए के नियम को कवर करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की बात करें चाहे बच्चों नीट की बात करें, आपके लिए लीसा तेलिए का नियम से जो प्रश्न बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो अपन से तभी बनेंगे जब हमें ये सब बातें पता हो। याद रखना, Q का मान अगर अधिक है तो पश्च अभिक्रिया होगी, Q का मान अगर साम्यावस्था स्थिरांक से कम है तो अग्र अभिक्रिया होगी, और Q अगर बराबर है तो साम्यावस्था स्थापित रही आएगी। आता है बेटा समझ में? तो ठीक है, यहां तक इसे आप बढ़िया से नोट कर लीजिए और इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रख के चले, तभी आपको आगे की बात समझ में आएगी।